नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात और दीव का दौरा करेंगे। इस दौरान वे हालात और नुकसान की समीक्षा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी दिल्ली से रवाना होकर भावनगर पहुंचेंगे, जहां से वे ऊना, दीव, जफराबाद और महुआ समेत सौराष्ट्र के कई जिलों का वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करेंगे। पाकिस्तान सरकार ने इजरायली हमले झेल रहे फिलिस्तीनी को मदद देने का फैसला किया है। मंगलवार रात इमरान खान की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें यह तय किया गया है कि पाकिस्तान सरकार कोविड संकट से घिरे फिलिस्तीनियों को मेडिकल एड यानी चिकित्सा मदद देगी। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बीते दिन दुनिया में 6.8 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 13,833 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। लगातार बढ़ते मौतों का आंकड़ा दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। सिंगापुर में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की कोविड टास्क फोर्स ने हाल ही में बच्चों के संक्रमित होने को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसके बाद स्कूल कॉलेजों को बुधवार से बंद कर दिया गया है। रूस और चीन के बीच नजदीकियां किस कदर बढ़ रही है, इसलिए अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे परमाणु डील की शुरुआत होने जा रही है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से भारत भी नजदीकियां भी कारण अब चीन रूस के साथ अपने संबंध तेजी से सुधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित गुजरात और दीव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे हालात और नुकसान की समीक्षा कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक मोदी दिल्ली से रवाना होकर भावनगर पहुंचे, जहां से वे ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ समेत सौराष्ट्र के कई जिलों का वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करेंगे। वहां से वापस आकर राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अन्य अधिकारियों के साथ अहमदाबाद के एक रिव्यू मीटिंग करेंगे। ताउते सोमवार की रात करीब 10:30 बजे सौराष्ट्र से टकराया था। इसके बाद तटीय इलाकों में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो करीब 2.5 से 3 घंटे तक चलेगी। तूफान के असर के चलते सौराष्ट्र के 21 जिलों में 34 तहसीलों से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि अब कई जगह बारिश थम गई है। ऊना और गिर में विशालकाय वृक्षों, बिजली के खंभे और सोलर पैनल धराशायी हो गए हैं। कई मोबाइल टावर गिरने के चलते जाफराबाद के दर्जनों गांव से संपर्क टूट गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि तेज हवाओं की वजह से 40,000 पेड़ गिर गए हैं और 16,500 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। 2400 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है। 122 कोविड अस्पताल में भी पावर सप्लाई में दिक्कत हुई है। राज्य में 7 लोगों की मौत हुई है। तूफान की वजह से बने हालात को देखते हुए राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में मुताबिक अब 20 मई से दोबारा टीके लगने शुरू होंगे। पाकिस्तान सरकार ने इजरायली हमले झेल रहे फिलिस्तीन को मदद देने का फैसला किया है। मंगलवार रात इमरान खान की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें यह तय किया गया है कि पाकिस्तान सरकार कोविड संकट से घिरे फिलिस्तीनियों को मेडिकल एड यानी चिकित्सा मदद देगी। मीटिंग के बाद इमरान सरकार ने भी मंत्री फताद चौधरी के यह ऐलान किया। इजरायल फिलिस्तीन की ताज़ा जंग में अब तक करीब 220 लोग मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन संगठन हमास इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहा है। जवाब में इजरायली एयरफोर्स बम बरसा रहे हैं। इससे पहले फिलिस्तीन ने इजरायल के काफी खिलाफ बयानबाजी की है और उससे फिलिस्तीन हम रोक ले वाले हैं। मंगलवार को ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुंचे। वे यहां राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन और वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात करके इजरायल के खिलाफ रणनीति का एक खाका तैयार करेंगे। इमरान खान की कैबिनेट मीटिंग के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से कहा, फिलिस्तीन सिर्फ इजरायली हमलों से नहीं बल्कि कोविड-19 से भी जूझ रहा है। पाकिस्तान सरकार ने उसकी मदद का फैसला किया है। हम मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजें फिलिस्तीन भेज रहे हैं। कैबिनेट में इस बारे में प्रस्ताव लाया गया था।
इस पर सभी की रजामंदी थी। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन को लेकर हमारी नीति मोहम्मद अली जिन्ना के जमाने से ही एक है। मुस्लिम देश भी हमारे साथ है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन इस मामले में जो दिल से सोचते हैं वही हमारे प्रधानमंत्री जुबान से बोलते हैं। शुक्रवार को हम फिलिस्तीन के समर्थन में एकता दिवस मनाएंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बीते दिन दुनिया में 6.8 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 13,833 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई हो गई। लगातार बढ़ता मौतों का आंकड़ा दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस बीच अमेरिकी हेल्थ ऑफिसर्स ने दावा किया कि उनके यहाँ तैयारी की गई कोरोना वैक्सीन सबसे पहले भारत में पाए गए वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। इस स्ट्रेन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के चीफ एडवाइजर और यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउसी ने बताया कि मौजूदा दौर में उपलब्ध वैक्सीन जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह कम से कम आंशिक रूप से और शायद काफी हद तक सुरक्षात्मक होंगे। डेटा हमें बताते हैं कि हमारी वैक्सीन के जरिए दोनों वेरिएंट B617 और B1618 को खत्म किया जाएगा। सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन में चिंता बढ़ा दी गई है। यह स्ट्रेन बच्चों पर ज्यादा असर डाल रहा है। ऐसे में वहां प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल और जूनियर कॉलेज बुधवार से बंद करने का फैसला लिया गया है। अब बच्चों को घर से ही वर्चुअली पढ़ाई करवाई जाएगी। सिंगापुर में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की कोविड टास्क फोर्स ने हाल ही में बच्चों का संक्रमित होने की चेतावनी लेकर जारी की है, जिसके बाद स्कूल कॉलेजों को बुधवार से बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के लिए वायरस के नए B1617 स्ट्रेन को जिम्मेदार बताया गया है, जिससे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। यह स्ट्रेन पहली बार भारत में पाया गया था। इस बीच सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि सिंगापुर में कोरोना का स्ट्रेन का पता चला है जो ज्यादा संक्रमण है। भारतीय मीडिया ने बताया दिन दावा किया गया है कि सिंगापुर में मिले नए वेरिएंट से भारत में तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि जिस वेरिएंट की वजह से देश में मामले बढ़ रहे हैं वो भारत में मिले वेरिएंट का एक रूप है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि सिंगापुर के हवाई सेवाएं तत्काल प्रभावित से रद्द कर दी जाएं और बच्चों के लिए वैक्सीन विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाए। इससे पहले सिंगापुर के शिक्षा मंत्री चानचुन सिंह ने बताया कि वायरस में नए स्ट्रेन ज्यादा संक्रमण के हैं और ऐसा लगता है कि बच्चों को ज्यादा अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। यह हम सभी के लिए चिंता की बात है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि नए वायरस के संक्रमित कोई भी बच्चा गंभीर रूप से बीमार नहीं है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में 16 साल की उम्र के कम बच्चों के लिए वैक्सीन लगाई जाए। रूस और चीन के बीच नजदीकियां किस कदर बढ़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी परमाणु डील की शुरुआत होने जा रही है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से भारत की बढ़ती नजदीकी के कारण अब चीन रूस के साथ अपने संबंध तेजी से सुधार रही है। बुधवार को चीन और रूस को 2 परमाणु पावर प्रोजेक्ट के 4 यूनिट पर ज्वाइंट कोऑपरेशन की शुरुआत करेंगे। रूस और चीन की कंपनी इस पर मिलकर काम करेगी। इसे चीन के 2 शहरों में शुरू किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियन ने बताया कि रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्चुअली पावर मीटिंग की शुरुआत करेंगे। दोनों देशों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर 2018 में ही सहमति बन गई थी। इसमें एक तिनवेता परमाणु पावर प्लांट जियांगसू राज्य के लियांगनांग शहर में है। दूसरा शदाब परमाणु पावर प्लांट लियोनिंग राज्य के शिचेंग शहर में है। चीनी प्रवक्ता जाओ लिजियन ने बताया कि चीन और रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्रोजेक्ट करार है। प्रोजेक्ट के तहत पावर प्लांट की 4 यूनिट के लिए जरूरी उपकरण भी बनाए जाएंगे। इससे रूस और चीन की नजदीकी और बढ़ेगी। लिजियन ने कहा कि परमाणु प्लांट दूसरे संसाधनों के मुकाबले कार्बन का कम उत्सर्जन करती है। दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को दिन ब दिन मजबूत कर रहे हैं। ये एक तरह से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को जवाब भी है।
राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर गरमाने के संकेत में है। संचित पायलट गुट के अनुसार संतुष्ट विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। हेमाराम ने ईमेल और डाक के अलग अलग इस्तीफे की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भेजी है। हेमाराम चौधरी का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को मिलने की पुष्टि हो गई है। हेमाराम के इस्तीफे के बाद विधानसभा ने लिखित बयान जारी किया है। बयान में लिखा गया है कि मंगलवार को विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफा ईमेल से मिला है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हेमाराम चौधरी ने कहा, मैंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है, इस्तीफा ईमेल कर दिया है और डाक के जरिए से भी भेजा गया है। मैंने पहले भी इस्तीफा दिया था, लेकिन उस वक्त स्वीकार नहीं किया गया। पार्टी ने मुझे मनाया तो मान गया था। अब 2.5 साल से विधायक हूँ, बहुत हो गया, आगे 2.5 साल नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा। इस्तीफा की वजह से सभी स्वीकार होने के बाद बताऊंगा। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हेमा चौधरी से फोन पर बात करे उन्हें मनाने की कोशिश की है। डोटासरा ने बताया, हेमाराम से फोन पर बात करने के बाद ट्वीट पर जल्दी मामला सुलझाने का दावा किया है। डोटासरा ने लिखा, हेमाराम जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानीय नेता हैं। उनके विधायक पद से इस्तीफा की जानकारी के बाद मेरी उनसे बात हुई है। यह पारिवारिक मामला है, जल्द ही मिलकर बैठकर सुलझा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने शिवराज सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई है। कोरोना महामारी के अलावा ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर भी जानकारी देने का कहा गया है। यह नोटिस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा की याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में भी 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। याचिका में इसके लिए 28 मई तक जवाब देने को कहा गया है। इस नोटिस में कोरोना के इलाज और मौतों की जानकारी के अलावा जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी रोकने के उपाय पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 के साथ अब ब्लैक फंगस के भी मामले सामने आने लगे हैं। इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों में इससे बड़ी संख्या में मरीज मर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं, जिसके आड़ में अव्यवस्था फैलती जा रही है, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो या फिर नागरिक आपूर्ति जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स व नर्सेस की कमी, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी, दवाइयों की कमी की आड़ में नकली दवाइयों की सप्लाई जैसी कितनी ही समस्याओं से प्रदेश जूझ रहा है। तनखा ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक व्यवस्था की आड़ में मानवता के दुश्मन तैयार हो गए हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना है। प्रदेश में नकली दवाओं और इंजेक्शन की सप्लाई हो रही है, ऐसे में मानवाधिकार चुप कैसे बैठ सकता है। आज सिर्फ कोरोना और ब्लैक फंगस ने मरीज ही हैं, बल्कि पूरी दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का ख्याल रखना भी आवश्यक है। केंद्रीय कृषि मंत्री व क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को श्योपुर आए। यहां किसान संयुक्त मोर्चा ने उनके विरोध की तैयारी कर रखी थी, जिसकी भनक पुलिस को सुबह ही लग गई। पुलिस ने 2 किसान नेताओं को पकड़कर नजरबंद कर दिया। इसके बावजूद प्रशासन संयुक्त किसान मोर्चा को प्रदर्शन नहीं रोका गया। शहर में अजाक थाने के पास पाली रोड पर जब केंद्रीय मंत्री का काफिला गुजरा तो किसानों ने तोमर की कार को घेर लिया गया और काले झंडे दिखाए। इस पर कलेक्टर व पुलिस ने किसानों से धक्का-मुक्की करने के साथ ही लाठियों से उनकी मारपीट भी कर दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को दोपहर श्योपुर आकर रेस्ट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद वे कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की मां के निधन पर शोक जताने उनके घर पहुंचे। जब दोपहर करीब 3:30 बजे उनका काफिला शहर के पाली रोड स्थित अजाक थाना के पास से गुजरा तो विरोध प्रदर्शन के लिए खड़े किसानों ने उसे रोक लिया और केंद्रीय मंत्री तोमर को काले झंडे दिखाते हुए उनकी कार का घेराव कर दिया। घेराव के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी अनिल सिंह चौधरी ने उनसे काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग की और श्योपुर में 6 महीने से हो रहे विरोध की जानकारी देते हुए MSP गारंटी कानून लागू करने की बात कही। जबलपुर में 4 महीने पहले ड्राइवर के रूप में रखे गए युवक ने अपने तहसीलदार के ड्राइवर 2 संग मिलकर मालिक को अगवा करने का दुस्साहस किया। यह पूरी वारदात पीड़ित के घर लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई। पीड़ित ने मामले में विजयनगर थाने में नामजद शिकायत दी है। विजयनगर कचाचर सिटी निवासी सीमा
सीमा चौधरी के यहाँ जितेंद्र रजक 4 माह से गाड़ी चलाने का काम करते थे। सीमा पचौरी को डॉक्टर के कहाँ जाना था। ड्राइवर जितेंद्र को फोन पर बुलाया, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंचा। इस पर सीमा और उनके पति श्रीकांत पचौरी ने डांट लगा दी। इसे लेकर दोनों में बहस हो गई। सीमा पचौरी के मुताबिक जितेंद्र रजक अपने साथ तहसीलदार के ड्राइवर और अन्य लोगों के साथ पहले उनके घर पहुंचा और वहां न मिलने पर लमती स्थित डॉक्टर के यहाँ पहुंच गया। इस दौरान उनसे उनके पत्नी श्रीकांत पचौरी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए अगवा करने की कोशिश की। शोर सुनकर आसपास के लोगों को भी एकत्र हो गए। इसके बाद सभी आरोपी वहां से धमकी देते हुए भागे। सबसे हैरानी की बात है कि आरोपी पनागार तहसीलदार नीता कोरी की गाड़ी से अगवा करने पहुंचे थे। तहसीलदार नीता कोरी की गाड़ी उनका ड्राइवर लेकर बेफिक्र घूमता है। उसे द्वारा सरकारी वाहन का इस तरह बेजा इस्तेमाल को लेकर तहसीलदार ने अनभिज्ञता जाहिर की है। बताए कि उनकी गाड़ी सर्विस सेंटर गई थी। बीच में किसान क्या किया उन्हें नहीं पता। अजमेर के मुंदड़ी मोहल्ले रिमझिम बरसात के बीच एक फैंसी स्टोर में बुधवार अल सुबह अचानक आग लग गई। आग से उठता धुआं देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुकान मालिक भी पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। दमकल ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मुंदड़ी मोहल्ले में रमेश की फैंसी स्टोर की दुकान है। 3 मंजिला इस दुकान में सुबह 5 बजे धुआं उठाता देख तो क्षेत्रवासी छाता लेकर एकत्र हो गए। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल भी मौके पर पहुंच गई। पहली मंजिल की आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन दूसरी व तीसरी मंजिल की आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया है और कुछ सामान पानी से ही खराब हो गया। आग लगने के कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से कितना नुकसान हुआ है इस बारे में फिलहाल आंकलन नहीं किया गया है, लेकिन आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो जॉब छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है। वाड़ीलाल आइसक्रीम सैंडविच। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाड़ीलाल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। राजस्थान हेलो कालाबाजारी में मामले में पुलिस की जांच संदेह के घेरे में आई है। जिन मरीज के साथ मरीजों के रेमडेसिविर इंजेक्शन के बदले ग्लूकोज चढ़ाया गया था, उनसे एक महिला मरीज की मौत 15 मई को की जा रही है, जबकि दूसरी मरीज अभी भी आईसीयू में भर्ती है। इधर मामले की जांच कर रहे एएसआई विष्णु कुमार को ये तक पता नहीं है कि दोनों मरीजों की अभी क्या स्थिति है। एएसआई विष्णु कुमार इंजेक्शन के बीच नंबर की जांच करने के लिए आरोपी मनोज रेगार को साथ लेकर श्रीजी एवं कोटाहाट हॉस्पिटल में गए थे। यहां जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों मरीजों को अस्पताल डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोनों होम क्वारंटीन है, जबकि हकीकत में एक मरीज की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी है और दूसरा आईसीयू में भर्ती है। जांच अधिकारी द्वारा दिया गया बयान पुलिस की कार्यशैली पर संदेह बढ़ा रहा है।
मृतक का बेटा पुनीता रोहिणी ने कोर्ट हार्ट अस्पताल पर साजिश का आरोप लगाया है। पुनीत ने बताया उनकी मां माया को 13 मई को इंजेक्शन लगाना था लेकिन नहीं लगाया गया। 15 को उनकी मौत हो गई जिसमें डॉक्टरों की गलती है। अस्पताल में साजिश की गई। वार्ड में से दवाइयां गायब हो गई है। उन्हें वार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। रजिस्टर में साइन करवाना जाता था। आज भी डिस्चार्ज फाइल के लिए परेशान किया गया। सभी को डिस्चार्ज फाइल दी जाती है। मुझे इधर से उधर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। अब तक 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका। पुनीत चेतावनी दी है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। मप्र के पूर्व वन मंत्री और विधायक उम्र सिंगार के खिलाफ अब भाजपा की महिला मोर्चा प्रदर्शन अध्यक्ष माना नरोलिया ने तंज कसा है। सिंगार ने बंगले पर महिला मित्र सोनिया भारद्वाज के फांसी लगाने के मामले को प्रदेश अध्यक्ष नरोलिया हत्या से जोड़ रही है। उन्हें कहा गया है कि यह साधारण घटना नहीं है। पूर्व मंत्री सिंगार से शादी करना चाहती थी। सुसाइड नोट में मृतका ने पूर्व मंत्री सिंगार से शादी कर लाइफ पार्टनर बनाने और गुस्से वाले स्वभाव के कारण विधायक सिंगार को सहन न कर पाने की बात लिखी है, जिसमें स्थिति स्पष्ट होती है कि पूर्व मंत्री का हाथ था। उन्होंने पुलिस से सही जांच करने व कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा संज्ञान लेने की मांग की है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारोलिया ने कहा कि महिला मित्र सोनिया भारद्वाज अंबाला की रहने वाली थी। 1 माह से भोपाल में पूर्व मंत्री के बंगले पर रह रही थी और शादी करना चाहती थी। अचानक ऐसा कदम उठाना कई सवाल खड़े करता है। सुसाइड नोट और यह सारे बिंदु मेरे हिसाब से आत्महत्या के बजाय हत्या को दर्शाते हैं। पूर्व मंत्री के खिलाफ 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। पुलिस को विपक्ष जानकारी करना है। जांच में हत्या की पुष्टि हो तो उन धाराओं में केस दर्ज करना चाहिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार सुबह 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे पहली बार हुआ है जब बोर्ड ने बिना लिखित परीक्षा कराए रिजल्ट जारी किए हैं। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर इसे तैयार किया गया है। इसमें कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। वहीं 97% बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पहुंच गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमास सिंह टेकाम ने बताया इस परीक्षा में कुल 4,61,093 बच्चों को इंटरनल असेसमेंट किया गया है। जिन बच्चों ने असाइनमेंट जमा नहीं किया था उनको भी मिनिमम मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। इनमें से 4,46,393 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए हैं। यह कुल स्टूडेंट्स का 97% है। 9,024 विद्यार्थियों की सेकंड डिवीजन में कर दिया है। वहीं 5,673 थर्ड डिवीजन में पास हो गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमयास सिंह टेकाम ने कहा इस बार इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है। ऐसे में फिर से रिटॉलिंग और चेकिंग नहीं किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है उन्हें परीक्षा का मौका दिया जाएगा। गोल्ड की कीमतों में बुधवार को खास तेजी नहीं देखी गई। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के गिरने से पीली धातु की कीमत में उछाल आ गया है। एमसीएक्स पर गोल्ड जून फ्यूचर 48,309 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर स्थिर था। मंगलवार को यह 48,307 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं 456 रुपए 27 ऊपर प्रति विकोलो पर कारोबार चल रहा है। इससे पहले मंगलवार को वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमत में तेजी पर दिल्ली में सोने का भाव 333 रुपए बढ़कर 47,833 ऊपर प्रति 10 ग्राम हो गया था। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक इससे पहले स्तर में सोने का भाव 47,500 रुपए था। मांग बढ़ने के कारण चांदी में 2021 रुपए के उछाल के साथ 73,122 रुपए प्रति किलो हो गया है। इससे पहले दिन चांदी 71,101 रुपए पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना वायदा के साथ प्रति औंस $1,876 बोला गया है, जबकि चांदी $28.48 प्रति औंस पर स्थिर है। कोरोना महामारी से निपटने के कैरल मॉडल को दुनिया भर में पहचान मिली। इस उपलब्धि में सबसे अहम भूमिका रही पिनराई विजयन सरकार की स्वास्थ्य मंत्री शैलजा की। उन्होंने कोरोना स्लेयर तक कहा जाना लगा है।
विजयन सरकार हाल ही के चुनाव बाद ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में लौटी तो उनके पीछे एक कारण यह उपलब्धि भी रही। इसके बावजूद मुख्यमंत्री विजयन दूसरी बार जब अपनी टीम बना रहे थे तो उसमें शैलजा का नाम नहीं है। खुदा वाम मोर्चा के लोग हैरान हैं। वैसे शैलजा ने कोरोना नियंत्रण में ही नहीं, राजनीति में भी झंडे गाड़े थे। विधानसभा चुनाव में उन्होंने मटानोर सीट रिकॉर्ड 61,035 वोट के अंतर से जीत हासिल की। केरल में यह जीत का नया कीर्तिमान है। इस केरल में और इसके बाहर के लोगों ने कोरोना की 2 लहरों में बखूबी मकौले की उनकी रणनीति पर मोहरे की तैरा की है। इसे देख पूर्व 2018 में राज्य में घातक निपाह वायरस भी फैला। उसे जंग के लिए नेतृत्व की भी कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने तारीफ की थी। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री विजयन की नेतृत्व वाली सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर रह सकती है, पर उनके अब पार्टी सचेतक की जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। धन्यवाद।